So hi guys, welcome back to the channel. So in this video, what we're gonna discuss is कि how Indian banking system works. इंडियन बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, उसमें मेनली एज अ एनालिस्ट हमारा काम क्या होता है, हमको देखना है कि बैंक के रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या क्या होते हैं, बैंक पैसा कैसे कमाता है। मेनली हमको तो यही जानना होता है ना, ठीक है। और फिर जिस तरीके से वो पैसा कमाता है वो हमारे रेवेन्यू ड्राइवर्स हो जाते हैं और उसके थ्रू हम बैंक की मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बैंक्स का ना बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो बैंक्स करते क्या है, लेट सपोज आप बैंक में गए, यू आर अ डिपॉजिटर, आपका बैंक के साथ अकाउंट है। वो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट हो सकता है या करंट अकाउंट हो सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपने करंट अकाउंट ओपन किया होगा, या फिर आप सिंपल इंडिविजुअल है तो आपने क्या किया, आपने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया होगा और आप क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। उसके ऊपर बैंक क्या देता है, आपको एक इंटरेस्ट देता है अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में होता है तो। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट का पैसा तो एक तरीके से फ्री का ही मान लो, बैंक के पास जो है करंट अकाउंट में जिसका पैसा पड़ा है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है कुछ, तो पैसा बैंक के लिए फ्री का है। और सेविंग अकाउंट में क्या करना पड़ता है, बैंक को एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। नाउ अब बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग से पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स और उसी पैसे को आगे लैंड कर दिया, किसी को उधार दे दिया, ठीक है। और उससे एक इंटरेस्ट चार्ज किया, आप लोग को इंटरेस्ट दिया डिपॉजिटर्स को और उससे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक का ये बिजनेस है। अब बैंक क्या करता है, इसके बीच में जो कमीशन होता है वो बैंक की फीस होती है, मतलब वही बैंक का रेवेन्यू होता है। समझ आया, बहुत सिंपल सा बिजनेस है बैंक का। इट्स कॉम्प्लेक्स, वो अभी अभी आगे आगे जानेंगे हम, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि बैंक्स ने क्या किया, आप लोग से डिपॉजिट लिया, आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट दिया, वही पैसा उठा के बैंक ने आगे लोन के लिए दे दिया और उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम होती है, वो बैंक का रेवेन्यू होता है, ठीक है। नाउ अब मेनली जो मेरे को समझाना है, मेरे को समझाना है आपको आरओई। बिकॉज आप किसी भी बैंक को देखें तो बैंक्स में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले बैंक का आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, मतलब बैंक का जो खुद का पैसा है उसके ऊपर बैंक कितना पैसा कमा पा रहा है। दिस इज व्हाट आरओई टेल्स अस, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम, जो भी बैंक्स के नेट प्रॉफिट होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, जो बैंक का खुद का पैसा होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो ये क्या बन जाता है, आरओई। मतलब बैंक ने लास्ट में सब खर्चे काट के कितना पैसा कमाया, उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, टोटल इक्विटी से। तो पता लग जाएगा ना इस इक्विटी के ऊपर जितना पैसा खुद का लगा हुआ है बैंक का, या शेयर होल्डर्स का इतना पैसा लगा हुआ है, उसके ऊपर बैंक कितना पैसा कमा रहा है। नाउ अब बैंक से करते हैं बिहेव थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं बैंक्स में। अब हम बैंक के ना इस आरओई को एक बार तोड़ के देखते हैं, उस तोड़ने को बोलते हैं डू पॉइंट एनालिसिस। देखो डू पॉइंट ना एक केमिकल कंपनी थी, उसने सबसे पहले ये फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला बनाया क्या था, मतलब उन्होंने ये बताया था कि आरओई काम कैसे करता है, उसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो आज ये बहुत फेमस चीज है डू पॉइंट एनालिसिस, और इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नाउ अब डू पॉइंट एनालिसिस समझ लेते हैं कि इन द केस ऑफ बैंकिंग क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं आरओई का मैट्रिक, ठीक है। देखो इंडिया के लीडिंग बैंक्स जो हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, इसका मार्केट कैप इतना है 11 लाख करोड़, आईसीआईसी बैंक का 10 लाख करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 9 लाख करोड़, एक्सिस बैंक का मार्केट कैप कितना है 3 लाख करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 1 लाख करोड़ और कैनरा बैंक 1,16,000 करोड़। नाउ इनका आरओई देखो 13.6%। लेट सपोज 100 रुपीज की इक्विटी है, सो दे आर जनरेटिंग 13 रुपीज ऑन इट। एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा किसका, आईसीआईसी बैंक का। अभी एचडीएफसी बैंक का काम आपको इसलिए दिख रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बैंक में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, सबसे पहले लीडिंग यही था, लास्ट 20 ईयर से लीड इस चीज में आरओई में कौन लीड करता आ रहा था, हमारा एचडीएफसी बैंक। बट राइट नाउ उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है एचडीएफसी बैंक के बारे में, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो जाकर वो वीडियो देख सकता है। नाउ आईसीआईसी बैंक देखो लीडिंग आरओई, इसका मतलब 100 रुपए की अगर इक्विटी है कंपनी में, सो दे आर जनरेटिंग 15.6 रुपीज ऑन इट, ठीक है। नाउ लेट्स ब्रेक दिस आरओई। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखो 14.3% है,
ये पब्लिक सेक्टर बैंक होने के बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा का देखो, कैनरा बैंक का देखो 14%, एक्सिस बैंक का इनसे भी कम है। सो लेट्स ब्रेक दिस आरओई। आरओई में होता क्या क्या है इन द केस ऑफ बैंक्स। आरओई तो सिंपल आपको पता लग गया कि ठीक है इसने इतने पर इतने पैसे कमा लिए, बट इसका ब्रेकडाउन भी तो हमको देखना है ना कि होता क्या है आरओई में इन द केस ऑफ बैंक्स। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। देखो आरओई क्या होता है, डू पॉइंट एनालिसिस हम करते हैं अगर। आरओई होता है बैंक ने एक तो कितना लेवरेज लिया है। देखो एक तो बैंक का खुद का पैसा होता है जो हम उसकी इक्विटी बता रहे हैं, समझ आया। बैंक का खुद का पैसा, जो बैंक का अपना पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा है, उसके ऊपर बैंक ने कितना रिटर्न जनरेट किया। ऊपर से क्या होता है, बैंक लेवरेज लेता है, ठीक है, और उसको उठाकर लोन दे देता है, उसके ऊपर रिटर्न आता है। सो नाउ आरओई को कैसे हम डिवाइड करेंगे, देखो ये आरओई है, आरओई को हम क्या करेंगे, नेट इनकम बाय टोटल रेवेन्यू। ये तो हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। नेट इनकम हमने टोटल रेवेन्यू जितना भी कमाया बैंक ने, जो भी रेवेन्यू क्या हुआ बैंक का, टोटल डिपॉजिटर से जितना पैसा लिया और लोन वालों को जो पैसा दिया, उसके ऊपर जो दोनों के ऊपर एक में इंटरेस्ट दिया, एक में इंटरेस्ट आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, ये। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू बाय टोटल एसेट्स। टोटल रेवेन्यू बाय टोटल एसेट्स मतलब इसके जो टोटल एसेट्स थे कम बैंक के, उसके ऊपर इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, और इनटू टोटल एसेट्स बाय टोटल इक्विटी, मतलब बैंक कितना लेवरेज्ड है। इसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। बैंक ने कितना, इस केस में डेट नहीं बोलेंगे, और बिकॉज पैसा बैंक के लिए ना, आप इस तरीके से सोचो, वो रॉ मटेरियल है बैंक के लिए। ठीक है, सो आरओई इन तीनों से मिलके बनता है, सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बैंक के केस में आप आरओई को कैसे देखेंगे। इन दोनों को मिला के पता क्या बनता है, नेट इनकम बाय टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बाय टोटल एसेट्स। अगर इनको आप देखो, आप इससे टोटल रेवेन्यू कैंसिल हो जाएगा। ये कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूँ, हाँ लेट मी ड्रॉ यार, इससे मैं इसको कट कर दूं, मेरे को क्या मिलेगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मतलब टोटल एसेट्स के ऊपर मैं कितनी इनकम कमा पा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, नेट इनकम बाय टोटल एसेट्स, इसको बोलते हैं आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। सो आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज। बैंक ने कितनी लेवरेज ले रखी है। ठीक है, अभी मैं आपको टोटल एसेट्स भी बताऊंगा कंपनी क्या क्या होते हैं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको खोल के बताऊंगा। आरओए का ना अभी हम ब्रेक डाउन करेंगे पूरे तरीके से, आपको पता लग जाएगा बैंक किस किस तरीके से पैसा कमाता है। तो आरओई पता लग गया बैंक कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, और आरओई को अगर हम डिवाइड करें तो वो क्या बनेगा, आरओए नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, बिकॉज टोटल रेवेन्यू तो मैथ्स में आपने सीखा ही है। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये क्या बन जाएगा हमारा, रिटर्न ऑन एसेट। मतलब टोटल एसेट्स पे हम कितनी इनकम कर रहे हैं, यही तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट। और टोटल एसेट बाय टोटल इक्विटी क्या हो गया हमारा, लेवरेज। इसको इक्विटी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ आई विल टेक यू टू द अनदर स्लाइड। तो दीज आर द थ्री मैट्रिक्स। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को पता ही क्या होता है। ठीक है, कंपनी अपने रेवेन्यू में से जो प्रॉफिट कमा रही है, बॉटम लाइन, रेवेन्यू क्या हो गया, टॉप लाइन, और नेट प्रॉफिट क्या हो गया, बॉटम लाइन। सो 100 रुपए के रेवेन्यू पर कंपनी 23 रुपए कमा रही है इन टोटल। ठीक है, उसमें एसेट टर्नओवर क्या है, 7.2, और लेवरेज क्या है, 9.2। मतलब ये देखो, ये है हमारा क्या, नेट प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज एसेट टर्नओवर, एंड दिस इज लेवरेज। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारा, आरओई। लेट्स ब्रेक डाउन आरओई, और हम इसमें देखेंगे कि आरओई में आरओए का क्या मेन रोल होता है। देखो क्या होता है ना, आरओए जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बैंकिंग। आप अगर बैंकिंग में कोई चीज देखते हो ना, तो वो एक आरओए ही है, रिटर्न ऑन एसेट, कि मेरे टोटल एसेट्स में मेरे को कितना रिटर्न आ रहा है। सो लेट्स सी दैट। तो दिस इज आरओए। आप देखोगे आईसीआईसी बैंक का आरओए कितना है, 1.7%, एक्सिस का 1.3%, स्टेट बैंक का कितना है, 0.9%। इसका मतलब 100 रुपये लगाकर ये 1.7 रुपीज कमाते हैं। स्टेट बैंक 0.9 रुपीज। आप इनका इक्विटी मल्टीप्लायर देखो, 9.2%, मतलब ये लोग इतने लेवरेज्ड है। ठीक है, नाउ लेट्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है हमारा, आरओई। आप देखोगे एसबीआई के केस में इनका रिटर्न ऑन एसेट कम है,
बट ड्यू टू देयर लेवरेज ये क्या कर रहे हैं, ये इनका आरओई बढ़िया है। मैं आपको समझा दूं लेवरेज होती क्या है। लेट सपोज आपने क्या किया, आप एक ट्रेडर हो, इंट्राडे में आपने ट्रेड लिया, आपने 100 रुपये अपने लगाए और 500 रुपये का ट्रेड बना लिया। आपने 100 रुपये अपने लगाए, 400 रुपये क्या किया आपने, अपने ब्रोकर से उधार ले लिया, आपने 500 का ट्रेड बनाया। अब क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा आपको, लेट सपोज 10% प्रॉफिट हो गया, आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो उसको कैसे देखा जाएगा, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा, आपने 100 रुपये लगाकर 50 रुपये कमा लिए, 50% क्या हो गया आपका आरओई। समझ आया। बट इन केस अगर वो लॉस होगा, 20% का लॉस हो गया, तो आपकी पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी, 100 रुपीज जीरो। सो अगर बैंक्स ज्यादा लेवरेज लेते हैं और कुछ प्रॉब्लम आ गई, लोन्स वापस ना आए, सो इसमें से ये तो इन्होंने लेवरेज ले रखी है, बाकी का इनका अपना पैसा, तो अपना पैसा बहुत जल्दी से साफ हो जाएगा। सो आपको कभी भी किसी बैंक को देखते हो ना, तो उसमें देखो रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा होना चाहिए और इक्विटी मल्टीप्लायर, ये लेवरेज कम हो तो ज्यादा अच्छा है। आप आईसीआईसी बैंक के केस में देखो, 1.7% इनका रिटर्न ऑन एसेट है और इक्विटी मल्टीप्लायर, मतलब ये बैलेंस करके चलते हैं। तभी आप देखो इनका आरओसी कितना ऊपर है। और बैंक के केस में देखो रिटर्न ऑन एसेट कम है, रिटर्न ऑन एसेट बैंक का ही जो एसेट है उसके ऊपर क्या रिटर्न निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट। अब मैं ना आपके लिए आरओए ब्रेक करता हूं, तब आपको समझ आ जाएगा कि हम आरओए कैसे निकालते हैं, वाई आरओए इज इंपॉर्टेंट। देखो आरओए के अंदर ही बैंक के सारे रेवेन्यू ड्राइवर्स छुपे हुए हैं। जो मैंने वीडियो की शुरू में बोला था ना आपको कि हम आज जानेंगे बैंक के रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या होते हैं, आज मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो लेट्स गेट टू द रेवेन्यू ड्राइवर्स ऑफ द बैंक। हियर इट इज। तो अगर आप देखोगे इस स्लाइड में, देखो ये आरओए का ब्रेकडाउन है। आरओए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हो गई, बैंक ने डिपॉजिटर्स के पैसे पर उसको लोन दिया है, जो डिपॉजिट लिया है पैसा, ठीक है, उसको आगे लोन दिया है, उसके बीच में जो कमाई की है वो क्या हो गई, नेट इंटरेस्ट इनकम। एसबीआई के केस में देखो 2.85% है, एचडीएफसी केस में क्या है 3.55% और आईसीआईसी केस में 4.30। बट आप कहोगे वहां पर तो ज्यादा थी, वहां पर तो ज्यादा थी नेट इंटरेस्ट इनकम। मैं बताता हूं आपको क्यों थी वो। देखो एक दूसरा होता है, इसमें प्लस क्या करेंगे हम, नॉन इंटरेस्ट इनकम। इनकम ये क्या होता है, देखो एक बैंक क्या करता है, लोन देने के अलावा भी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। इसको हम क्या क्या कर ले, देखो ये क्या क्या काम करता है मैं बता देता हूँ। बैंक क्या करता है, प्रोसेसिंग चार्ज लेता है, कार्ड्स के चार्ज लेता है, आपने कोई एटीएम कार्ड बनाया है उस पर चार्ज लेगा, एनुअल मेंटेनेंस फीस, और आपने कोई अकाउंट ओपन किया है उसकी एनुअल मेंटेनेंस फीस होगी। बैंक कुछ प्रोडक्ट सेल आउट करता है, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गया, उन सब पर जो जो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसमें काउंट होगा। ट्रेजरी इनकम होगी कि बैंक ने कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड लिए, उन पर जो इनकम हुई वो हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप इंडिया में हो, आप बैंक के पास गए, आपने डॉलर लिया, तो बैंक बीच में एक छोटा सा कट चार्ज करता है, वो इनकम इसमें ऐड होगी, ठीक है। जीरो कैपिटल डिप्लॉयमेंट, ठीक है, लाइक तो ये क्या हो गया, ये तीन चार चीजें होगी, ये मिलकर क्या बनाती है हमारा आरओए, ये नॉन इंटरेस्ट इनकम यील्ड। इंटरेस्ट इनकम तो समझ आया, बैंक की डायरेक्ट इनकम, जो बैंक एक तरफ पैसे पर इंटरेस्ट देता है और एक तरफ लोन के फॉर्म में पैसा देता है उससे इंटरेस्ट लेता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया ये। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया नॉन इंटरेस्ट इनकम वो हो गई, ठीक है। इसमें वेल्थ की इनकम हो गई, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, फिर कार्ड प्रोसेसिंग चार्जेस और सब कुछ आ गया इसमें, बाकी और जो बैंक काम करता है, इसको मिला के क्या बन गया, बैंक की टोटल यील्ड, ठीक है, 5.6% जो आपको वहां पर दिखी थी। अब इसमें से आप माइनस भी तो करोगे बैंक के खर्चे। आरओए को मैं बता रहा हूँ, आर रिटर्न ऑन एसेट कैसे देखते हैं, ये टोटल एसेट्स हैं बैंक के, इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, इन चारों को प्लस कर लो, तो क्या हो जाएंगे, बैंक के टोटल एसेट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो क्या होते हैं, बैंक जिस ब्रांच में ऑपरेट कर रही है उसकी लीज लाइबिलिटीज, उसमें चाय पानी का खर्चा है, एम्प्लॉयज की सैलरी है, एम्प्लॉयज के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए जो पैसा रखा जाता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है एम्प्लॉयज के, जैसे उनका पीएफ हो गया, ग्रेचुटी हो गया, उस सब के लिए प्रोविजनिंग करनी, ठीक है। और तीसरा क्या है,
लास्ट क्या आता है उसमें से हम इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल आ गया हमारा ऑपरेटिंग यील्ड। उसके बाद माइनस क्या करेंगे इसमें से हम, प्रोविजंस एंड टैक्स यील्ड। टैक्स देना पड़ता है, आप अगर इंडिया में कुछ भी काम कर रहे हो टैक्स देना पड़ेगा ना, तो वो टैक्स कटेगा। दूसरा क्या, प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होता है, लेट सपोज मैंने कोई लोन दिया, वो बेकार हो गया, मेरे पैसे वापस नहीं आए, तो मेरे को उतने ही पैसे वापस रखने पड़ेंगे, बिकॉज वो लोन तो मेरा बेकार हो गया, उसको कहीं ना कहीं से तो मैं सेट ऑफ करूंगा ना, तो उसको प्रोविजंस बोलते हैं। तो इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को जो इनकम है ये बैंक की इनकम हो गई, उसमें से माइनस क्या कर दिया, बैंक के खर्चे। तो क्या आ गया हमारा, टोटल रिटर्न ऑन एसेट आ गया। ठीक है, दैट्स वाई रिटर्न ऑन एसेट इज इंपॉर्टेंट। समझ आया आप लोग को, रिटर्न ऑन एसेट में बैंक के ये रेवेन्यू ड्राइवर्स तो यही है ना बैंक के दोनों, एक इंटरेस्ट इनकम एक नॉन इंटरेस्ट इनकम। बैंक मेनली यहीं से तो पैसा कमाता है। ठीक है, नॉन इंटरेस्ट इनकम में, इंटरेस्ट इनकम में सारे इंटरेस्ट का आ गया, और नॉन इंटरेस्ट इनकम में बाकी सब कुछ जो भी है सब आ गया। यही दोनों मेन ड्राइवर्स। जब आप बैंक को किसी को वैल्यू करने जाओगे ना, आप इन्हीं दोनों को मॉडल करोगे। देखो, और इसमें ना मैं आपको चलो आगे बताता हूँ वो चीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ये जो इनकम होती है ना, इंटरेस्ट इनकम, ये ऊपर नीचे होती रहती है, ये स्टेबल नहीं होती है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो क्या है, रेट्स ऊपर नीचे होंगे तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना। लेट सपोज एफडी के रेट ऊपर हो गए और आप लोन दे रहे हो, वो फ्लोटिंग पे नहीं है, वो सेम पर ही है, तो एफडी में इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और लोन तो सेम पर ही है, बिकॉज वो फिक्स पे दे रखा है आपने, फ्लोटिंग पर नहीं दे रखा है, तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा ना, जो बीच में आपका मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो ये इनकम सबसे ज़्यादा काम, जिस बैंक की ये इनकम सबसे ज़्यादा है, वो बैंक की स्टेबल इनकम ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये समझ के चलना आप। ठीक है, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ इक्विटी एनालिस्ट आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। नाउ आगे चलते हैं। तो इससे मिलके क्या बन जाता है हमारा, आरओए। आरओए को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बैंक ने कितना लेवरेज ले रखा है। ठीक है, बैंक का टोटल अपना पैसा डिवाइडेड बाय डेट, बैंक का डेट का पैसा प्लस बैंक का क्या हो गया, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। सो ये मल्टीप्लायर आ गया। और इसमें हम लोन का अमाउंट कौन सा काउंट करेंगे, जो लेवरेज अमाउंट कौन सा है, जो बैंक में डिपॉजिट हो रखा है इन टर्म्स ऑफ कासा। ठीक है, और एफडी के उसमें बैंक ने कोई बॉन्ड्स इशू किए हैं, उसके रूप में जो भी पैसा आया है उसको हम एज अ डेट मानेंगे, प्लस इक्विटी बैंक का अपना पैसा है उसको डिवाइड कर टोटल इक्विटी से, तो ये हमारा लेवरेज आएगा। सबसे ज़्यादा लेवरेज किस बैंक का है, एसबीआई का। ठीक है, तो इससे मिलकर क्या बनता है, रिटर्न बनता है। तो हम इसीलिए ये देखते हैं कि रिटर्न कितना बना रहा है बैंक। बट रिटर्न के अंदर भी आपको जाके देखना है, कहीं इसमें खतरे की घंटी तो नहीं है, कहीं लेवरेज ज़्यादा तो नहीं हो रही है, बिकॉज लेवरेज भी एक हद तक ही अच्छी होती है ना। आपने 1 रुपये अपना लगाया एसबीआई ने, और 13.8 रुपीज़ किसी और से ले रखे हैं। तो मैंने लेवरेज वाला सिनेरियो बताया था ना अभी आपको, 1 रुपीज प्लस। आप आरओई को एक और एंगल से भी देख सकते हो, 1 प्लस फाइनेंशियल लेवरेज, ऐसे भी देख सकते हो आप, प्लस द डेट जितना भी है, ये क्या हो जाएगा हमारा आरओई। ठीक है, समझ आया। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और बता देता हूँ। देखो क्या है, फी इनकम शेयर कंपैरिजन। मैं बताता हूँ ये होता क्या है। एक्सिस बैंक के केस में ये कितना है, 27%, एचडीएफसी का 26% है, आईसीआईसी बैंक का 23% है, और स्टेट बैंक का 22%। अब ये होता क्या है, ये यही होता है, मतलब टोटल इनकम का ये कितना पार्ट है, ये वाला, इन दोनों को मिला के टोटल इनकम ये बनी, इसमें से ये कितना है। ठीक है, तो ये 27% है, मतलब बाकी का जो 73% है मोटा मोटा एक्सिस बैंक का, वो इंटरेस्ट इनकम से आता है, और उसके अलावा जो भी पार्ट आता है वो नॉन इंटरेस्ट इनकम से आता है। ठीक है, सो ये जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये स्टेबल इनकम है, इसमें वेरिएशन नहीं होगा। अगर आरबीआई कुछ भी करती है तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस सेबी आए बीच में, आईआरडीए बीच में आए, वो बिल्कुल ही आपके मार्जिन कम कर दे, बिकॉज ये एज अ ब्रोकर ही तो काम करते हैं ना, एएमसी के लिए और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन ला दे कि आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करनी हो तो सिर्फ आप इतना ही सिंपल मार्जिन रख सकते हो, देन इस इनकम पर असर पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं पड़ेगा। समझ आया आप लोग को, मोटा मोटा कैसे देखना है आपको।
मैं एक दिन आपको इसकी वैल्यूएशन भी करके दिखाऊंगा, बट राइट नाउ मैं अभी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप बैंक को देखोगे कैसे, इसके रेवेन्यू ड्राइवर्स कैसे देखोगे, और वाई आर ओ ए इज इंपॉर्टेंट एंड वाई आर ओ टॉप पे है। उसके बाद हम नीचे आर ओ ए पर आए, फिर हमने आर ओ ए ब्रेक डाउन किया और उसमें हम देख रहे हैं चीजें क्या क्या होती हैं। समझ आया आप लोग को? नाउ ये मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, अब इसमें देखो कैपिटल एफिशिएंसी में बताऊंगा आप लोग को एक दिन क्या होता है। कैपिटल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कैपिटल एफिशिएंसी क्या होती है? 1 रुपए की कैपिटल पर आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, 1 रुपए की इन्वेस्टेड कैपिटल पर। इन्वेस्टेड कैपिटल में क्या क्या आता है? हमारा टोटल एसेट्स प्लस हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हम एक ना अलग से क्लास में आपको दूंगा ऑफ दिस कैपिटल एफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इससे हमको कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है रिटर्न की। हमारी कैपिटल एफिशिएंसी को हम अगर मल्टीप्लाई कर दे हमारे मार्जिन के साथ, ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ, तो हमारा रिटर्न रेशियो निकल कर आ जाएगा। उस रिटर्न रेशियो से देखकर आप बता सकते हो कि बैंक को डेट की जरूरत है या नहीं है। अगर बैंक को क्या, किसी भी कंपनी को, अगर कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उस मैट्रिक्स से, उस रिटर्न मैट्रिक्स से, कैपिटल एफिशिएंसी इनटू ऑपरेटिंग मार्जिन, आप उस रिटर्न मैट्रिक्स से ये भी बता सकते हो कि ये जो कंपनी है ये डेट लेगी या बिना डेट के ग्रो कर सकती है। समझ आया? वो बताऊंगा मैं आपको। तो मोटा मोटा बैंक के केस में यही था, इनके रेवेन्यू ड्राइवर्स। रेवेन्यू ड्राइवर से आपको पता लग गया होगा कि आरओए क्या होता है। आरओए ये सब होता है, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा क्या होता है आरओए, ये क्या होता है, फी इनकम शेयर, ठीक है। फी इनकम शेयर का मतलब फी कहाँ से आ रही है इनको, तो बीच में ये जैसे इंश्योरेंस बेच दिया, म्यूचुअल फंड बेच दिया, पीएमएस बेच दिया, एआईएफ बेच दिया इन्होंने, ठीक है। बाकी बॉन्ड से पैसा कमा लिया, ठीक है। और दूसरा ये क्या बोलते हैं, अपना ट्रेजरी इनकम से पैसा कमा लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड से पैसा कमा लिया, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ फी स्ट्रक्चर, फी इनकम शेयर, ठीक है। नाउ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरे ख्याल से समझ आया होगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बैंक्स को समझाया है, ठीक है। मैंने समझाया आरओई क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप ईवी बाय एबिटा अगर बैंक्स में देखने जाओगे, एंटरप्राइज वैल्यू देखने जाओगे आप, तो आप गलत कर बैठोगे सब कुछ। इसके बारे में बताऊंगा मैं क्यों। इस केस में आपको आरओई ही देखना है बैंक्स के केस में। ईवी बाय एबिटा अगर देखोगे तो आप अपनी वैल्यूएशन ही गलत कर दोगे टोटल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।